तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब का हिस्ट्री चैनल में फिर से। तो आज के इस वीडियो में हम लॉज ऑफ मोशन, मैकेनिक्स और फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड टॉप 20 एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज करेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं बात कर लूँ आपकी आरआरबी, एनटीपीसी की, एसएससी सीजीएल की, रेलवे की कोई भी एग्जाम, एसएससी की कोई भी एग्जाम, बीपीएससी, यूपीएससी या फिर जितने भी स्टेट पीएससी है, और खास करके आपकी जो एनडीए और एनए की एग्ज़ाम होती है, फोर्स वाली, डिफेंस वाली जो एग्ज़ाम होती है, उसके लिए तो खास करके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जहाँ पे साइंस के सवाल पूछी जाती हो, तो फिजिक्स के ये टॉप 20 सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप जरूर देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि आप बहुत अच्छे नॉलेज लेकर के जाएंगे इस वीडियो के अंत तक। तो वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो देखिए, हमारे यहाँ पे पहला सवाल है। सवाल आपको पूछा जा रहा है, द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम डिपेंड्स ऑन। तो आपको पूछा जा रहा है कि पेंडुलम की जो टाइम पीरियड होती है ना, जो हम टाइम पीरियड निकालते हैं, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। ऑप्शन में आपको मास, टाइम, लेंथ दिए गए हैं, लेकिन ये डिपेंड आखिर किस पे करती है। तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि पेंडुलम होते क्या। पेंडुलम ये हो गई, ठीक है। इस पे जो लटका हुआ रहता है, ये बॉडी, कोई बॉडी होती है जिसकी मास कुछ भी हो, ठीक है, ये बॉडी हो गई आपके पास। तो ये किस चीज़ से लटका होता है, ये स्ट्रिंग से लटका होता है। ओके, स्ट्रिंग से ये लटका हुआ होता है। तो टाइम पीरियड जो हम निकालते हैं, टाइम पीरियड जो हम निकालते हैं सिंपल पेंडुलम की, हम निकालते हैं 2 पाई रूट ओवर L/G। तो L यहाँ पे आपकी क्या होती है, L होती है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। ये लेंथ होती है किस चीज़ की, स्ट्रिंग की लेंथ होती है। और G आपकी क्या होती है, जी होती है आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि टाइम पीरियड की फॉर्मूला पे क्या डिपेंड रहती है, किस चीज़ पे टाइम पीरियड डिपेंड रहती है। तो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड है, लेंथ पे डिपेंड है। तो ऑप्शन बी को आप करेक्ट करेगा। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, इस पे पूछा जा रहा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है। तो ऑप्शन आपको बहुत सारे दिए गए हैं। तो देखिए, माइक्रोमीटर क्या होती है, माइक्रोमीटर ऑप्शन ए में जो आपको दिया गया है, माइक्रोमीटर की देखिए, अब सबकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो माइक्रोमीटर होती है 10⁻⁻⁶, अगर जो हम लिखते हैं तो माइक्रोमीटर हो गई। नैनोमीटर की जो हम बात करते हैं, तो ये 10⁻⁻9 मीटर को हम नैनोमीटर बोलते हैं। एंगस्ट्रम की हम बात करते हैं, 10⁻10 को हम कहते हैं। और यही हम बात करते हैं फर्मीमीटर। तो फर्मीमीटर जो होती है, आप समझ जाएंगे, इसको कहा जाता है फेम्टोमीटर, ठीक है। तो अपना फेम्टोमीटर सुन के रखा होगा पहले से, फेम्टोमीटर यानी कि 10⁻15 मीटर। तो ये हो जाता है आपका फेम्टोमीटर। ओके, तो फेम्टोमीटर, फर्मीमीटर दोनों एक ही है। तो इस सवाल पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी कौन सी होगी, फर्मीमीटर। बट एक्चुअल फॉर्म में हम अगर जो बात करें कि स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी क्या होती है लेंथ की, तो उसको हम कहते हैं प्लैंक लेंथ। ओके, प्लैंक लेंथ। तो प्लैंक लेंथ क्या होती है भैया, तो देखिए, प्लैंक लेंथ होती है वो लेंथ जो कि हम क्वांटम फिजिक्स में यूज करते हैं, यानी कि क्वांटम फिजिक्स में जो हम स्टडी करते हैं, ठीक है, क्वांटम फिजिक्स में जो हम स्टडी करते हैं उसमें जो हम स्मॉलेस्ट यूनिट लेंथ की लेते हैं उसको हम कहते हैं प्लैंक लेंथ, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻35 मीटर, ठीक है। तो अब समझ जाइए कि सबसे स्मॉल क्वांटिटी क्या होगी, ये सब के कंपेयर में देखिए कितनी ज़्यादा छोटी है, ठीक है। तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा, ये एडिशनल है, इसको आप नोट बना करके याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है आपको, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन ए बोट इन स्टिल वाटर। एक इंसान है, देखिए अब यहाँ पे एक बोट हम बना लेते हैं, ठीक है, ये बोट है। क्लियर है, सपोज कि ये बोट है। अब आपको कहा जा रहा है कि एक मैन है जो कि स्टिल वाटर पे, ये वाटर क्या है, बह नहीं रही है, स्टिल वाटर है, ठीक है। इस पे एक मैन खड़ा है, ठीक है, मैन खड़ा है। इफ़ ही वॉक्स टुवर्ड द शोर द बोट विल, शोर यानी कि किनारा, मान लीजिए कि ये किनारा है, ठीक है, ये किनारा है, ठीक है, ये किनारा है, यहाँ पे बिल्डिंग, घर वर जो भी है, ये किनारा है। अब आपको इस सवाल पूछा जा रहा है कि अगर जो ये इंसान उठ करके यहाँ पर आ जाता है, शोर के किनारे के तरफ खड़ा हो जाता है, तब बोट के साथ क्या होगी, क्या वो बोट शोर की तरफ जाएगी, क्या वो शोर से दूर की तरफ जाएगी, या वहीं रहेगी, या फिर वो बोट डूब जाएगी। तो ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसको समझने के लिए आपको यहाँ पे फिजिक्स समझनी पड़ेगी, जिस फिजिक्स का नाम है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का सारा खेल, अब देखिए यहाँ पे स्टिल वाटर है, तो सेंटर ऑफ मास इसकी कहाँ रहेगी, यहाँ पे रहेगी। क्लियर है, यानी कि ये स्थिर है,
सेंटर ऑफ मास इसकी यहाँ पे रहेगी। लेकिन जब ये व्यक्ति यहाँ से किनारे की तरफ जाएगा, बोट के किनारे में, तो ये बोट के साथ क्या होगा, ये आपको पूछा जा रहा है इस सवाल में। तो देखिए अभी यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि बोट क्या है, स्टिल वाटर है। जब ये स्टिल रहेगी तो आपको पता है स्टिल क्या है, मैन यहाँ पे स्टिल है, प्लस बोट यहाँ पे स्टिल है, प्लस वाटर, सारे के सारे यहाँ पे स्टिल है, यानी कि सारे के सारे रुके हुए हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे किसी प्रकार की एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रही है। तो एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, किसी प्रकार की एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे काम नहीं हो रही है। लेकिन इस पार्टिकुलर सिस्टम की सेंटर ऑफ मास है वो हमेशा इनिशियल पोजीशन में रहना चाहेगी। तो कुल मिला जुला करके बात ये है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है, इसको रीड करिए। सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम मस्ट रिमेन इट्स इनिशियल पोजीशन। तो जब उसे अपना इनिशियल पोजीशन लेना होगा, तो देखिए इनिशियल पोजीशन लेने के लिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास लग रही थी, ठीक है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लग रही थी, और वो अपनी इनिशियल पोजीशन वापस लेगा। तो सिंपल सी बात है, बोट कहाँ जाएगी, बोट पीछे की तरफ जाएगी, ठीक है। तो जब इंसान आगे की तरफ जाएगा तो सेंटर ऑफ मास पीछे की तरफ भगेगी, ठीक है, सेंटर ऑफ मास पीछे की तरफ भगेगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास स्टार्टिंग में यहाँ पे थी, और वो सिस्टम हमेशा सिस्टम की जो सेंटर ऑफ मास होती है वो हमेशा अपने इनिशियल पोजीशन में जाना चाहेगी। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा, शोर के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि मूव अवे फ्रॉम द शोर, ऑप्शन बी को करेक्ट करेगा। समझ में आया तो वीडियो को फट से लाइक कर दिए, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगला बहुत ही आसान सा सवाल यहाँ पे पूछा गया आपको, 1 माइक्रोन रिप्रेजेंट अ लेंथ ऑफ। तो 1 माइक्रोन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको इस सवाल में पूछा गया है। तो 1 माइक्रोन जो होती है वो आपकी 10⁶ को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक सवाल पूछा जा रहा है, आपको बॉडी ट्रेवलिंग विद ए स्पीड ऑफ मोर देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड। कोई बॉडी हो जो कि ट्रैवल कर रही हो वेलोसिटी ऑफ साउंड से ज़्यादा, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे कि वो किस वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रही हो। तो देखिए जब भी कोई बॉडी अगर स्पीड ऑफ साउंड से थोड़ी सी तेज़ी में सफ़र कर रही होती है, यानी कि ट्रैवल कर रही होती है, तो उसको हम कहते हैं सुपरसोनिक स्पीड। ओके, तो सुपरसोनिक स्पीड हम कहते हैं कि जो स्पीड होती है वो होती है 768 माइल्स पर आवर। ओके, किलोमीटर में हम बात करें तो 1236 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड, ये स्पीड ऑफ साउंड से फास्टर है। क्लियर है। अब यही हम बात करेंगे हाइपरसोनिक की, तो ये आपकी एरोडायनेमिक्स में यूज होती है। इसकी स्पीड तकरीबन 11,400, ठीक है, 11,400 माइल्स, ठीक है, माइल्स पर आवर के हिसाब से होती है। आपको पूछा गया, अ पैसेंजर इन ए मूविंग ट्रेन टॉसेस अ कॉइन, इफ द कॉइन फॉल्स बिहाइंड हिम द ट्रेन मस्ट बी मूविंग विथ। कहा जा रहा है आपको यहाँ पे कि एक इंसान है, ठीक है, जो ट्रेन में बैठा हुआ है, कोई ट्रेन है, ठीक है, मान लीजिए कि ये इस डायरेक्शन में जा रही हो, तो ये कॉइन को क्या करता है, फेंकता है, ठीक है। तो आपको पूछा जा रहा है कि ये कॉइन जब फेंकता है, ये कॉइन को ये फेंक रहा है, तो ये कॉइन क्या हो जा रही है, इसके आगे आ जा रही है। ऐसा क्या हुआ होगा कि वो कॉइन इसके हाथ में नहीं आने के बावजूद वो आगे चली गई होगी। तो इसके आंसर हम यहाँ पे थोड़ा सा निकालने की कोशिश करते थे। देखिए आपको याद होगा कि लास्ट टाइम मैंने फिजिक्स की जब वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक ओपन कार पे मैंने बताई थी कि एक बच्चा गेंद को ऊपर की तरफ फेंकता है, ठीक है, और वो कार यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रही होती है, तो वो बॉल कहाँ गिरेगी। तो मैंने उसमें समझाया था कि अगर जो वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रही होगी, तो वो जो सिस्टम होती है वो सिस्टम यहाँ पे स्टेशनरी हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो जो हम कुल मिला जुला करके बात करते हैं उस बॉडी के ऊपर बात करते हैं कि वो अगर जो ऊपर फेंकेगा तो वो जस्ट उसके हाथ में ही गिरेगा, ठीक है, क्योंकि बैलेंस हो जाती है यहाँ पे। अब यहाँ पे बात आ रही है कि आपको पूछा जा रहा है कि ये कॉइन उसके आगे गिर गई, आखिर ऐसा क्या किया गया होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर जो आप यहाँ पे एक्सेलरेशन दोगे, ठीक है, अगर जो आप एक्सेलरेशन दोगे तो ये सिक्का आपके हाथ में ना गिरने के बावजूद क्या हो जाएगी, सिक्का आपके पीछे गिर जा रही है, बिहाइंड। ओके, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे इस सवाल में आपको कहा जा रहा है कि कॉइन क्या होगा, कॉइन बिहाइंड गिर गई, यानी कि सपोज कि इस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही हो तो सिक्का इसके पीछे गिर जा रही है। क्यों, क्योंकि उस गाड़ी की स्पीड में बदलाव कर दिया गया, उससे क्या कर दिया गया, एक्सेलरेट कर दिया गया। तो जब भी कोई बॉडी रहेगी, ठीक है, वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही हो, तो अगर जो वो सिक्का ऊपर फेंकेगा तो वो उसके हाथ में गिरेगा। अगर जो उसमें एक्सेलरेशन डाली जाएगी तो एक्सेलरेशन के कारण वो क्या आएगी,
बिहाइंड आ गई, यानी कि पीछे के तरफ सिक्का चली जाएगी। अगर यही हम बात करें डीएक्सलरेशन, यानी कि हम रिटार्ड, जिसको हम रिटार्ड करते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं, जो कि रिटार्डेशन जो कि एक्सलरेशन की अपोजिट होती है। तो जब बॉडी रिटार्ड होगी तो सिक्का कहाँ गिरेगी, उसके आगे गिरेगी, ठीक है, आगे गिरेगी। क्लियर है, सिक्का आगे की तरफ गिरेगी। अगर जो आप एक्सेलरेट करेंगे तो सिक्का पीछे गिरेगी, अगर यूनिफॉर्म स्पीड से जाएगी तो उसके हाथ में गिरेगी, अगर हम उसे रिटार्ड करेंगे तो उसके आगे गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि स्पीड यहाँ पे घट जाती है, ठीक है, स्पीड घट जाएगी तो आगे गिर जाएगी, स्पीड तेज रहेगी तो ऊपर जाएगी। अब ये चीज़ एक्सपेरिमेंट करके खुद आप देख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप अपने दोस्त को लीजिए, उससे बाइक में बैठवा लीजिए, ठीक है, आप एक बॉल लीजिए और उसको कहिए कि आप तेज, मतलब आप गाड़ी तेज करिए, तो वो गाड़ी को अगर जो तेज कर देगा, तब आप कोई भी चीज़ फेंकते हो तो वो चीज़ आपकी तो पीछे चली जाती है ना। सिंपल सी बात है, कोई चीज़ आप फेंकते हो तो वो पीछे चल जाती है, क्योंकि एक्सेलरेशन हो रही होती है, क्योंकि आप आगे निकल जाते हो उससे। और यही उसको आप बोलिएगा कि मैं बॉल फेंकता हूँ, आप गाड़ी को सडनली ऑफ कर दो, तो गाड़ी को सडनली जब ऑफ कर दी जाएगी तो वो कहाँ गिरेगी, थोड़ी आगे की तरफ गिरेगी, ठीक है। तो थोड़ी सी कोरिलेट करके देखिए, ये फिजिक्स है, जितनी प्रैक्टिकल आप करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझने में आसान रहेगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है, चाइना वेयर्स वेर wrapped इन ए स्ट्रॉ ऑफ पेपर बिफोर पैकेजिंग, दिस एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट। देखिए, चाइना की जो चीज़ें होती है उसे रैप किया जाता है पेपर के साथ उसके पैक करने से पहले। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि छोटी से छोटी इम्पल्स के कारण, ठीक है, छोटी से छोटी इम्पल्स के कारण वो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट डैमेज हो सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डैमेज होने से बचाने के लिए इम्पल्स, छोटी से छोटी इम्पल्स, ठीक है, इम्पल्स से बचाने के लिए काम किया जाता है। एक सवाल देख लीजिए, पूछा गया आपको, व्हेन ए बॉडी इज स्टेशनरी, कोई बॉडी अगर स्टेशनरी रहेगी तो उसके साथ क्या होगी। तो जब बॉडी स्टेशनरी रहती है तो उस बॉडी के ऊपर जितने तरह की जो फोर्स होती है उसकी समेशन क्या होगी, जीरो के बराबर होगी, यानी कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट बैलेंस इच अदर, ठीक है। ऑप्शन डी को आप करेक्ट करेगा। मैंने आप क्या क्या बताया कि जब बॉडी स्टेशनरी होती है उसका मतलब क्या होता है, सबमिशन ऑफ all the forces acting on it is zero, ओके। तो इस स्टेटमेंट को आप याद रखिएगा। इस स्टेटमेंट के अनुसार हम कह सकते हैं कि नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बैलेंस ईच अदर। क्लियर है। आइए एक सवाल देखते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन एन हैवी ऑब्जेक्ट एंड ए लाइट ऑब्जेक्ट आर अलाउड टू फॉल फ्रॉम द सर्टेन हाइट इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, एयर की एब्सेंस में। ये आपको इस सवाल में पूछा जा रहा है। तो इस सवाल का बहुत ही आसान सा सवाल है। ये सवाल मैं आपको ऑलरेडी एक बार लास्ट क्लास में करवा रखा हूँ। मैंने आपको बताया था कि एक छोटी सी बॉल ले लीजिए, एक फुटबॉल ले लीजिए, दोनों को अगर जो आप फ्री फॉल करोगे अंडर द एब्सेंस ऑफ एयर तब क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि दोनों सेम टाइम में, ठीक है, सेम टाइम में रीच कर जाएंगे अपने डेस्टिनेशन को। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन बोथ बॉडी विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे देखिए, बोथ हैवी एंड लाइट ऑब्जेक्ट रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। तो ऑप्शन सी आपकी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एब्सेंस ऑफ एयर यानी कि एयर रेजिस्टेंस किसी प्रकार की नहीं हो रही है। अब देखिए, एक सवाल आपको पूछा जा रहा है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ डज नॉट फॉल डाउन बिकॉज अर्थ अट्रैक्शन। आखिर ऐसा क्यों होती है, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है वो क्यों नहीं गिरती है। तो देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें आपको थोड़ा सा समझनी पड़ेगी, ठीक है, कि सैटेलाइट में जब हम सैटेलाइट पे जो ऑब्जर्व करते हैं हम वहाँ पे वेटलेसनेस फील करते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे अगर जो हम बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, नेट मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स वहाँ पे क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, यानी कि अर्थ की जो ग्रेविटेशन होती है वो नलीफाइड हो जाती है, यानी कि ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ इज नलीफाइड, ठीक है। ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ वहाँ पे नलीफाइड होती है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड की हम अगर जो बात करें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो हम बात करें। लेकिन अर्थ की जो ग्रेविटेशन होती है वो नेसेसरी होती है। अर्थ की ग्रेविटेशन नेसेसरी होती है किस चीज़ की, उस सैटेलाइट की डायरेक्शन को चेंज कंटिन्यूसली करते रहने के लिए। तो वहाँ पे डायरेक्शन चेंज करने के कारण वो उसे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देती है, ठीक है। यानी कि इसकी जो सपोज की कोई सैटेलाइट है, ये अर्थ ही है, ये इसकी ऑर्बिट के अराउंड है, तो इसकी डायरेक्शन को चेंज करने के कारण वो क्या कर देती है, इस चीज ग्रेविटी के कारण इसकी डायरेक्शन चेंज करने के कारण वो इस सैटेलाइट को एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा देती है। तो यही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराने के कारण ये ऑर्बिट के चारों तरफ घूमने लग जाती है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशन का काम था कि उसकी डायरेक्शन को चेंज करना हो, लेकिन इसी डायरेक्शन को चेंज करने के कारण वो उसे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा देती है और इसी के कारण सैटेलाइट नहीं गिरती है। तो यही कारण है, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो इस पर हम आंसर जो चूज करेंगे ये डी चूज करेंगे, प्रोड्यूसेस द नेसेसरी एक्सेलरेशन ऑन इट्स मोशन इन ए कर्व्ड पाथ, यानी कि उसकी मोशन के लिए नेसेसरी एक्सेलरेशन उसको दे देती है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे उसकी क्या काम थी उसकी डायरेक्शन को चेंज करना, चेंजिंग डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन को चेंज करना था, डायरेक्शन को चेंज करने के कारण वो उसे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा देती है। एक और सवाल देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आपको पूछा रहा है, इफ़ ए स्मॉल रेन ड्रॉप फॉल्स थ्रू द एयर, कहा जा रहा है कि एक छोटी सी ड्रॉप है, ठीक है, ये क्या है, ये पानी की बूंद है। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है इसके साथ क्या होगी, इट्स वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, क्या उसकी वेलोसिटी बढ़ते रहेगी या वेलोसिटी घट जाएगी, इट्स वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग फॉर सम टाइम देन बिकम कांस्टेंट। अब देखिए इस केस में क्या होती है, इस केस में यहाँ पे काम आती है टर्मिनल वेलोसिटी। हम इसको ग्राफ के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कि ये हमने ग्राफ लिया, ठीक है, ये हमने ग्राफ लिया किसके बीच, वेलोसिटी और टाइम के बीच में लिया, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको क्या देता है, एक्सेलरेशन देती है, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक्सेलरेशन देती है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया जाता है, जब रेन ड्रॉप बादल से जब छूटती है तो वो यहाँ पे क्या होती है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है। और वेलोसिटी इंक्रीज होते होते एक ऐसा पॉइंट आती है जब वो कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट हुई इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है, इसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे आपने क्या समझा, इट्स वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग फॉर सम टाइम देन बिकम कांस्टेंट। तो ये होती है रेन ड्रॉप के कारण। क्यों ऐसा क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे इसको अर्थ, ठीक है, इसको अर्थ खींचती है ग्रेविटी के कारण, ठीक है, ग्रेविटी के कारण अर्थ इसे खींच रही होती है। और यही हम बात करें जिस तरह से ये इसे खींच रही होती है, इसको एयर की जो रेजिस्टेंस है ये इसको ऊपर की तरफ रेजिस्ट कर रही होती है, यानी कि एयर रेजिस्टेंस इसको क्या करती है, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, नेट फोर्स जो होती है वो जीरो हो जाती है, यानी कि बैलेंस हो जाती है, क्लियर है। तो यही कारण है शुरू से वो तेजी में आने लगती है, लेकिन जैसे वो एयर की रेजिस्टेंस को लेना स्टार्ट कर देती है, ग्रेविटी के कारण जितने नीचे खिंचाती है एयर के रेजिस्टेंस के कारण, उसे यहाँ पे नेट फोर्स जीरो के बराबर हो जाती है, इसलिए इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, टर्मिनल वेलोसिटी। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अ लॉन्ग जंपर रन्स बिफोर जंपिंग बिकॉज। देखिए लॉन्ग जंप जो होती है आपको पता है कि डिस्टेंस दी रहती है, आपको यहाँ पे जंप करनी होती है जितना दूर आप जंप कर पाओ। तो यहाँ पे जो रनर्स होते हैं, रनर्स आप देखते होंगे आमतौर पे कि रनर्स बहुत दूर से रनअप लेते हैं। तो रनर्स दूर से रनअप क्यों लेते हैं, आखिर ऐसा क्या कारण है जो वो दूर से रनअप ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि इससे अपनी मोमेंटम लेना होता है। तो जितना दूर से वो दौड़ेगी इसकी बॉडी क्या आ जाएगी, मोमेंटम पे आ जाएगी, ठीक है। इसलिए लॉन्ग जंपर जो होती है वो अपनी रनअप दूर से लेती है, तो यानी कि गेन्स मोमेंटम, वो क्या करती है, मोमेंटम गेन कर देती है। अगला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। देखिए अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड देन फॉल बैक ऑन द ग्राउंड, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। आपको कहा जा रहा है कि सपोज कि एक बॉडी है, ठीक है, इसको क्या किया गया, ऊपर की तरफ फेंक दिया गया है। एक बॉडी है जिसको ऊपर की तरफ फेंक दिया गया है। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब रहेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी हम यू से डिनोट करते हैं, इसकी फॉर्मूला होता है एम जी एच। एम होती है मास, जी होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच होती है हाइट, यानी कि ये हाइट। तो अब आप हमें ये बताइए कि एक बॉडी है, ठीक है, इसको हम ऊपर की तरफ फेंक देते हैं, तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कब होगी। अब देखिए ये एच है, तो यहाँ पे वैल्यू आप पुट करिए। मान लीजिए कि हम एच की वैल्यू यहाँ पे इतना दूर की, अगर जो हम बात करते हैं हाफ की बात करते हैं तो एच की वैल्यू तो h/2 लेने पड़ेगी। लेकिन हम फुल एच जब एच लेंगे, यानी कि मैक्सिमम हाइट, टोटल एच तक हम जब वैल्यू लेंगे तभी हमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, है कि नहीं। क्योंकि आप यहाँ पे जस्ट सिंपली वैल्यू पुट करिए। अगर जो एच की वैल्यू मान लीजिए कि ये मीटर है, 4 मीटर की हाइट अटेंड कर रही है, तो अब आप यहाँ पे सिंपल सी बात है कि 4 मीटर की हाइट
4 मीटर की हाइट आपको बताई जा रही है, तो 4 मीटर की हाइट में ही सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी रहेगी या फिर कम में रहेगी, आप खुद बताइए, क्योंकि आपको हाइट ही निकालनी चाहिए, ऊपर जाइए नीचे आए, हाइट तो वही रहेगी ना इसकी। तो मैक्सिमम हाइट में पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ज़्यादा रहती है, ठीक है, एट द मैक्सिमम हाइट। तो ऑप्शन बी को आप करेक्ट करेगा। इसी बात पे वीडियो को लाइक करेगा अगर जो आपको ये पसंद आया तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए एक सवाल आपको पूछा जा रहा है कि जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। अब देखिए जेट इंजन की अगर जो हम बात कर लेते हैं, मान लेते हैं हम रॉकेट की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो ये रॉकेट हो गई आपकी, ठीक है, ये रॉकेट हो गई आपकी। तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जेट इंजन किस बेसिस पे काम करती है। तो आपको यहाँ पे पता होगा कि जब भी जेट इंजन स्टार्ट होती है तो इसके पीछे से बहुत ज़्यादा थ्रस्ट आती है, यानी कि कंबसन होती है। क्या होती है? कंबसन। तो ये कंबसन होने के कारण क्या होती है, ये बहुत ही ज़्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस करती है, थ्रस्ट प्रोड्यूस करवाती है। तो ये जो थ्रस्ट प्रोड्यूस होती है वो किस फॉर्म में होती है? न्यूटन की थर्ड लॉ के ऊपर, ठीक है, न्यूटन की थर्ड लॉ के ऊपर। क्योंकि जितनी ज़्यादा गैस नीचे की तरफ जो स्पीड से आएगी, इस बॉडी को वो उसी स्पीड से वापस भेजेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, न्यूटन की थर्ड लॉ काम करती है, और ये जो चीज़ यहाँ पे हो रही है वो क्या होती है? लीनियर मोमेंटम के कारण होती है, ठीक है। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिए कि ये जो कंबशन होती है, ये कंबशन के कारण क्या होती है, कंबशन ऑफ फ्यूल बहुत ज़्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस करवाती है, और ये लीनियर मोमेंटम इसी को हम कहते हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब देखिए एक सवाल यहाँ पे पूछा गया है, वन फील्स हैवियर इन ए लिफ्ट व्हेन द लिफ्ट। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं लिफ्ट की, ये लिफ्ट है, ठीक है, यहाँ पे एक इंसान खड़ा है। तो आपने लिफ्ट में अगर आप गए होंगे तो आपने ये चीज़ एज्यूम किया होगा, आपने ये चीज़ देखा होगा कि जैसे ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं तब आपको बहुत ही ज़्यादा खुद पे आप लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा भारी हो रहे हो, ठीक है। तो जस्ट बिगिन टू गो अप, जब लिफ्ट जस्ट बिगिन टू गो अप होती, जब ऊपर जाने लगती है, तब आपको बहुत ज़्यादा वेट फील होती है। और यही अगर जो आप नीचे की तरफ, जस्ट नीचे की तरफ आने लगते हो तो आपको लगता है जैसे कि आप हवा में हो, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पे क्या फील होने लगती है? वेटलेसनेस आप फील करते हो जब नीचे की तरफ जाने लगती है। जैसे ऊपर की तरफ जाने लगती है आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हैप्पियर फील करते हो। क्लियर है? ऊपर की तरफ जैसे ही जाने लगते हैं तो हमारी इनर्शिया गेन करने लग जाती है। क्यों? और साथ ही साथ आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अपोजिट जाने लगती है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अपोजिट जाने लगती है, तो वेट जो हमारी रहती है mg हम लिखते हैं ना, तो mg हम लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अपोजिट हम जाने लग जाते हैं, तो इसी के कारण जो टोटल वैल्यू जो होती है हमारी मास वाली वैल्यू होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपनी जितनी मास होती है वो मास की वेट हम फिल करने लग जाते हैं। पूछा जा रहा है अ लिफ्ट ऑन ऑफ एन एयरप्लेन इज बेस्ड ऑन। तो देखिए यहाँ पे आपको ज़्यादा चीज़ नहीं जाननी है क्योंकि ये थोड़ी एडवांस फिजिक्स हो गई। यहाँ पे बस नाम आपको याद रखनी है कि ये जो एयरप्लेन जो होती है उसकी जो लिफ्ट होती है, ठीक है, जो उसकी लिफ्ट होती है, लिफ्ट होने वाली जो प्रोसेस होती है, उसमें जो प्रोसेस होती है वो टोटली प्रिंसिपल बेस्ड होती है बर्नौली प्रिंसिपल के ऊपर, बर्नौली थ्योरम के ऊपर। सवाल आपको पूछा जा रहा था वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन की जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। तो आइए आप समझिए कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होती है, और इसी के साथ साथ हम जानेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। सपोज कि मैं आपको एक अच्छी सी बात बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो, मान लीजिए कि यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, ठीक है, इसके हाथ में एक स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग है, इसके ऊपर इसकी क्या है, ये एक बॉडी है जिसकी कुछ मास है, ये इसको क्या कर रहा है, गोल गोल घुमा रहा है, ठीक है, ये इसको गोल गोल घुमा रहा है, इस डायरेक्शन में से ये इसको गोल गोल घुमा रहा है, ठीक है। तो ये बॉल जो हो रही है, बॉल को ये इसने इस स्ट्रिंग से लटका के रखा है, तो जो इनवर्ड एक फोर्स काम करेगी जो इस बॉल को इस पाथ में रोटेट करवाएगी, जितना दूर से जितनी लंबी स्ट्रिंग है उसी सर्कुलर पाथ पे रोटेट करवाएगी, तो इसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि जो सेंटर के तरफ काम करता है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। लेकिन जैसे ही ये बच्चा इस स्ट्रिंग को छोड़ देगा अपने हाथ से तो ये फेंकाएगी। अब देखिए ये फेंकाएगी तो ये यहाँ पे नहीं जाएगी, ये क्या करती है, एक तरह की टेंजेंट की तरह काम करती है। तो जब भी ये फेंकाएगी टेंजेंट में फेंकाएगी, ठीक है, ये टेंजेंट की तरह काम करती है। तो ये जो आउटवर्ड फोर्स लग रही हो ना, इसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो वॉशिंग मशीन में जो कपड़े होती है वो इसी प्रकार से होती है, यहाँ पे धुलती है और जस्ट बाहर की तरफ फेंकाती है, फिर इसको खींचते हैं, वापस खींच लिया जाता है, फिर इसे बाहर की तरफ फेंका जाता है। और सवाल यहाँ पे हमारी रॉकेट इंजन से, जेट इंजन से है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दी गई, बतानी है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे कहा जाए अ जेट इंजन यूज्ड द सराउंडिंग एयर
फॉर इट्स ऑक्सीजन सप्लाई एंड सो इट्स सुटेबल फॉर द मोशन इन स्पेस। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो इसे स्टार्टिंग करने के लिए, जो आपको पता है कोई भी चीज़ जलने के लिए हमें ऑक्सीजन की सप्लाई की ज़रूरत होती है। कंबसन कब होती है? कंबसन तभी होती है जब ऑक्सीजन की वहाँ पे सप्लाई हो रही हो। तो जब ये ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है तो उससे स्टार्ट हो जाती है, इसके बाद ये स्पेस पर आराम से जा सकते हैं, इसको किसी तरह की दिक्कत नहीं होती, और वो इसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन की फर्दर यूजेस नहीं है। आगे हम बात करते हैं, रॉकेट कैरीज इट्स ओन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन द गैस फॉर्म एज ए फ्यूल। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं। तो स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट है, तो आप ओनली 1 पे जाइएगा। यहाँ पे 2 लिस्ट दिए गए हैं, आपको यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करनी है और आपको यहाँ पे कोड से करेक्ट भी करनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिस्ट 1 में आपको कहा गया है वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम, एनर्जी की हो जाएगी जूल, इंटेंसिटी ऑफ साउंड की हो जाएगी डेसिबल, फ्रिक्वेंसी की हो जाएगी हर्ट्ज। तो हमने यहाँ पे क्या पाया, ए का 2, बी की 3, सी की इंटेंसिटी ऑफ साउंड। साउंड को हम किस में लेते हैं, डेसीबेल में लेते हैं, डीबी पे लेते हैं, ठीक है। तो 4 हो गई। फ्रीक्वेंसी डी की हो गई हमारी 1। तो देखिए 2341, 2341 ऑप्शन ए हमारी यहाँ पे करेक्ट हो गई। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में आपको पूछा है, लिस्ट दे दी गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया गया टेम्परेचर, पावर, प्रेशर एंड फोर्स। देखिए ये बहुत सारी सिंपल सी सवाल है, तो इसकी आंसर आपको यहाँ पे ऑप्शन देख करके चूज करके आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बतानी है। कमेंट करिएगा तो आपके नाम हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ठीक है। तो कमेंट जरूर करिएगा ताकि मैं भी देखूँ जितना मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ आप उतना मेहनत कर रहे हो या नहीं अपने एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि देखिए आपको सीरियस होनी पड़ेगी। आप जितना ज़्यादा सीरियस होगे आपके लिए उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और मुझे भी आपकी जितने अच्छे अच्छे कमेंट आते जाएंगे मैं आपको उतने ही सारे अच्छे अच्छे सेट्स ऑफ क्वेश्चन देते जाऊंगा, आपकी ऐसी जीएस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। चाहे आप एनडीए एनए की एग्ज़ाम देने जाओ, चाहे आप एसएससी की एग्ज़ाम देने जाओ, चाहे आप रेलवे की एग्ज़ाम देने जाओ, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाओ संसार के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, अगर जो उसमें साइंस पूछी जा रही है तो साइंस में आपको बिल्कुल डर नहीं लगनी चाहिए। साइंस आपकी एकदम आसान मैं करके दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। बशर्ते आप अच्छे से ध्यान दीजिए पढ़ाई पे, और जितना हो सके कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि किस टॉपिक पे, साइंस की ऐसी कौन सी टॉपिक है जो आपको टफ लगता है, किस पे आपको वीडियो चाहिए। मैं सारे पे काम करके आपको दूंगा और सारे पे आपको अच्छी पकड़ बनवाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसकी दूसरी सेशन भी हम देखेंगे। बस इस चैप्टर से हमारे पास बीसी क्वेश्चन नहीं है, और क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, ठीक है। इसकी दूसरी पार्ट भी लाएंगे, और बाकी सारे भी जनरल साइंस की जैसे क्लासेस चल रही है वैसे ही चलते रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।